सोचिए 80 का दशक है, रावलपिंडी के पास केहोटा की पहाड़ियों में कुछ बहुत ही सीक्रेट चल रहा है, पाकिस्तान का परमाणु सपना। और इधर दिल्ली में पीएमओ में रिपोर्ट्स का ढेर लग रहा है। रॉ की रिपोर्ट्स, सैटेलाइट तस्वीरें मेरे सवारी थी। मतलब भारत को पता था, फिर भी खामोशी। एक्शन क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, आज हम इसी पर बात कर रहे हैं, उन स्रोतों को देख रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे भारत के पास एक मौका था पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का। खासकर 80 के दशक में। हाँ बिल्कुल, पर वो मौका खैर गंवा दिया गया। तो आज यही समझेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, मदद कहाँ से आई, भारत क्या जानता था और वो कदम क्यों नहीं उठाया गया। और हमारी ये जो बातचीत है, ये भारत की चूक, पाक परमाणु बम का अनकहा सच नाम की एक विश्लेषण पर आधारित है। काफी अहम लगता है ये पहलू। हाँ, इसकी कहानी शुरू होती है असल में 1974 से, जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। पाकिस्तान के लिए सीधी चुनौती थी, बिल्कुल। उनके प्रधानमंत्री भुट्टो ने कहा भी था, वो मशहूर बात, हमें घास खानी पड़े, हम एटम बम बनाएंगे। और इस इरादे को असली जामा पहनाने आए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, AQ खान। जी। वो यूरोप से यूरेनको से सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन ले आए, चोरी करके। ये वही मशीनें हैं जो यूरेनियम एनरिच करती हैं, बॉम्ब के लिए जरूरी। हाँ वही। और 1976 तक तो कहोटा में लैब चुपचाप काम भी करने लगी थी। लेकिन पाकिस्तान अकेला नहीं था इसमें, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कई तरफ से मदद मिली। देखिए, चीन ने यूरेनियम दिया, डिजाइन दिए, यहाँ तक कि टेस्ट में भी मदद की। अच्छा। सऊदी अरब से पैसा आया, उत्तर कोरिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी के बदले में परमाणु राज मिले। और नीदरलैंड्स, जहां से डिजाइन चोरी हुए थे, वो भी एक तरह से स्रोत बन गया। अनजाने में ही सही। हाँ। पर सबसे अजीब बात तो अमेरिका की चुप्पी है। कोल्ड वॉर का समय था, अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ पाकिस्तान अमेरिका का बहुत जरूरी साथी था। तो भले ही AQ खान का नेटवर्क ईरान, लीबिया, नॉर्थ कोरिया को तकनीक बेच रहा था, अमेरिका मतलब रणनीतिक कारणों से चुप रहा। और भारत को ये सब पता चल रहा था। बिल्कुल पता था। जैसा आपने शुरू में कहा, रॉ की नजर थी 70 के दशक के आखिर से ही। सैटेलाइट तस्वीरें भी थीं। जी, जासूसों से खबरें आ रही थीं। अपने बार के वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी थी। तो भारत ने कुछ किया नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, IAEA वगैरह में? कोशिश की, पर कूटनीतिक तौर पर बात बनी नहीं। कोई पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता था, खासकर अमेरिका। तो फिर विकल्प क्या था? और यही कहानी में एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। 1983-84 के आसपास इजराइल की मोसाद ने रॉ से संपर्क किया। मोसाद ने क्या कहा उन्होंने? उनका प्रस्ताव था सीधा और साहसिक कि हम कहूटा पर हवाई हमला करके उसे खत्म कर देंगे, जैसे उन्होंने इराक में उसराक रिएक्टर पर किया था, ऑपरेशन ओपेरा। बिल्कुल उसी का हवाला दिया। प्लान ये था कि F-16 जेट्स पास के बेस से उड़ेंगे, बंकर बस्टर बमों से हमला करेंगे और एक रात में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म। और इसके लिए उन्हें भारत से क्या चाहिए था? बस भारतीय एयरबेस का इस्तेमाल, रीफ्यूलिंग सपोर्ट और जाहिर है राजनीतिक मंजूरी। क्या भारत ने इस पर सोचा गंभीरता से? हाँ, बिल्कुल सोचा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गोपनीय बैठकें की, वायुसेना ने प्लान्स भी बनाए, अभ्यास तक हुए, लेकिन फिर भी हमला नहीं हुआ। भारत पीछे हट गया। क्यों? सबसे बड़ा डर तो यही था कि ये हमला एक फुल स्केल वॉर में ना बदल जाए। पाकिस्तान का जवाबी हमला, दुनिया भर की प्रतिक्रिया, मुस्लिम देश शायद भारत के खिलाफ हो जाते। हाँ, जोखिम तो बहुत बड़ा था। और दूसरा बड़ा कारण था अमेरिका का दबाव, बहुत ज्यादा। रीगन प्रशासन। हाँ, उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर हमला हुआ तो भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अलगाव होगा। और भारत ने NPT साइन नहीं किया था तो हमलावर का टैग लग जाता। बिल्कुल, ये भी एक पेच था। और रूस, अपना पुराना साथी। रूस उस वक्त खुद अफगानिस्तान में उलझा हुआ था। उन्होंने इस हमले के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। और शायद भारत की अपनी नीति भी पहले इस्तेमाल नहीं वाली। हाँ, वो भी। और कूटनीति पर भरोसा, शायद सैन्य क्षमता थी, पर वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं बन पाई उस वक्त। और नतीजा आज हमारे सामने है। 2 परमाणु ताकतें, पड़ोसी, तनाव हमेशा बना रहता है। जी, स्रोत का विश्लेषण यही कहता है कि शायद ये भारत की एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक थी। जानकारी थी, क्षमता थी, एक सहयोगी भी तैयार था, पर फैसला नहीं लिया गया। तो संक्षेप में यही कि भारत के पास सब कुछ था, जानकारी, क्षमता, एक बोल्ड प्रस्ताव भी,
लेकिन जियोपॉलिटिकल दबाव, युद्ध का डर और शायद अपनी ही नीतियों के कारण वो मौका हाथ से निकल गया। हाँ, और स्रोत का जो आखिरी विचार है वो सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास शायद हिचकिचाहट को माफ नहीं करता। जब आप दुश्मन को मजबूत होते देखते हैं और एक्शन की जगह खामोशी चुनते हैं तो कीमत अक्सर अगली पीढ़ियों को चुकानी पड़ती है। सही बात है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना क्योंकि भारत पीछे हट गया और दुनिया ने मुंह फेर लिया। ये सिर्फ एक छूटे हुए मौके की कहानी नहीं है, ये शायद एक सबक है कि भू राजनीति में कभी-कभी साहसिक कदम ही वही भविष्य तय करते हैं। ये इतिहास जानना जरूरी था। तो अब आते हैं आज पर। क्या आज भारत के पास वो क्षमता है कि वो पाकिस्तान के परमाणु जखीरे को खत्म कर सके? जानकारी क्या कहती है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर देखें तो हाँ, आज भारत की सैन्य क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जैसे कि हमारे पास राफेल जैसे फाइटर जेट्स हैं जो बहुत सटीक हमला कर सकते हैं। ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं जो तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती हैं। और इंटेलिजेंस, ठिकानों का पता लगाना भी तो जरूरी है। बिल्कुल, उसके लिए जासूसी उपग्रह हैं, रॉ की ग्राउंड इंटेलिजेंस है, फिर साइबर वॉरफेयर की क्षमता है दुश्मन का कम्युनिकेशन जैम करने के लिए, और स्पेशल फोर्सेस भी हैं, पैरा एसएफ, मार्कोस, जो अंदर घुसकर कार्रवाई कर सकते हैं। वो मतलब एक मल्टी प्रोंग्ड अटैक। कोहोटा, चश्मा, खुशाब जैसे मेन सेंटर्स पर हवाई हमले, साथ ही साइबर ब्लैकआउट्स ताकि उनका कमांड और कंट्रोल ठप हो जाए। और फिर स्पेशल फोर्सेस उन मोबाइल लॉन्चर्स को ढूंढकर नष्ट करें जो कहीं भी किसी ट्रक वगैरह में छुपा कर रखे जा सकते हैं। सुनने में तो ये एक कामयाब प्लान लगता है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा लेकिन आता है। पाकिस्तान के पास भी अपने बचाव के तरीके हैं। जैसे उनके मोबाइल लॉन्चर्स जिनका पता लगाना मुश्किल है। हाँ, वो कहीं भी हो सकते हैं, और उनके पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, छोटे परमाणु बम, जिन्हें वो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, इससे परमाणु युद्ध का खतरा पारंपरिक लड़ाई में भी आ जाता है। और सबसे खतरनाक है उनकी फर्स्ट यूज पॉलिसी। मतलब अगर उन्हें लगा कि उनके हथियार खतरे में हैं, तो वो पहले ही हमला कर सकते हैं। हाँ, अगर उन्हें जरा भी शक हुआ कि भारत हमला करने वाला है तो वो शायद जवाबी कार्रवाई का इंतजार न करें। एक भी हथियार अगर बच गया और लॉन्च हो गया तो भारत को भयानक न्यूक्लियर रिटेलिएशन झेलना पड़ सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। अच्छा, मान लीजिए भारत ये कदम उठाता है और कामयाब हो जाता है, तो दुनिया का रिएक्शन क्या होगा? ये बहुत मिला जुला होगा। इजराइल शायद खुलकर समर्थन करे, हो सकता है पर्दे के पीछे से कुछ मदद भी दे। अमेरिका शायद सार्वजनिक तौर पर कहेगा कि संयम बरतना चाहिए था, लेकिन अंदर ही अंदर शायद वो खुश हो। चीन के करीबी सहयोगी के कमजोर होने से? हाँ, और आतंकवाद के एक समर्थक देश के परमाणु हथियार खत्म होने से। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे हमारे रणनीतिक साथी शायद सीधी आलोचना से बचें। जापान भी शायद न्यूट्रल रहे। और विरोध कहां से आएगा? जाहिर है चीन का विरोध सबसे मुखर होगा। हाँ, वो पाकिस्तान का सबसे अहम साथी है। हो सकता है वो LAC पर तनाव बढ़ा दे। रूस, वो तो हमारा पुराना दोस्त है। हाँ, लेकिन रूस के चीन के साथ भी गहरे रिश्ते हैं, तो वो शायद भारत से संयम बरतने को कहेगा। बाकी मुस्लिम दुनिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, वहां से कड़ी निंदा होगी, विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं। और UN, यूरोपियन यूनियन? वहां से औपचारिक विरोध, निंदा प्रस्ताव, शायद कुछ प्रतिबंधों की बात भी हो। मतलब भारत को सैन्य मोर्चे के साथ साथ डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी बहुत तेजी से और बहुत कुशलता से काम करना होगा। और अर्थव्यवस्था, उसका क्या होगा? फौरी तौर पर तो बड़ा झटका लगेगा। स्टॉक मार्केट गिरेगा, रुपया कमजोर होगा, महंगाई बढ़ेगी, एक्सपोर्ट रुक सकता है, टूरिज्म तो खत्म ही समझो। लेकिन क्या लंबे समय में कुछ फायदा हो सकता है अगर भारत स्थिति संभाल ले? हाँ, ये मुमकिन है। अगर भारत युद्ध को सीमित रखने में कामयाब रहा, दुनिया को अपना पक्ष समझा पाया, तो शायद कुछ समय बाद निवेशक ये देखकर लौटें कि भारत अब रीजन में स्टेबिलिटी लाने वाली ताकत बन गया है। और भारत के रक्षा उद्योग को भी शायद बूस्ट मिले। बिल्कुल, भारतीय हथियारों की सटीकता देखकर खरीदार बढ़ सकते हैं। अमेरिका, इजराइल, आसियान जैसे देशों के साथ आर्थिक रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं। सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस सिचुएशन को मैनेज कैसे करता है, कहानी को कैसे नियंत्रित करता है। तो अगर सबसे अच्छा सिनेरियो सोचें, कोई न्यूक्लियर पलटवार नहीं, नुकसान सीमित, पाकिस्तान के परमाणु हथियार नाकाम, जी, तो आखिर में तस्वीर क्या बनती है? जानकारी के हिसाब से भारत दक्षिण एशिया की निर्विवाद सुपर पावर बन जाएगा। इस क्षेत्र की अकेली परमाणु शक्ति। दुनिया में सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हाँ, भारतीय वायुसेना, रॉ, स्पेशल फोर्सेस की गिनती दुनिया के एलीट बलों में होगी,
जब हालात स्थिर होंगे तो अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सकती है, शायद पहले से ज्यादा मजबूत होकर। और आतंकवाद के मोर्चे पर? आतंकी नेटवर्क्स का सबसे बड़ा स्टेट स्पॉन्सर खत्म हो जाएगा। भारत एक तरह से एंटी टेररिज्म हीरो बनकर उभरेगा। मतलब भारत सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित शक्ति, एक प्रूव्ड पावर बन जाएगा। जाहिर है ये सब सुनने में जितना बड़ा लगता है उतना ही जोखिम भरा है। किसी देश का पूरा न्यूक्लियर आर्सेनल तबाह करना, ये शायद युद्ध छेड़ने से बस एक कदम पहले की बात है। हाँ, ये शायद किसी भी देश द्वारा उठाया जा सकने वाला सबसे साहसिक और सबसे खतरनाक कदम है। और अगर ऐसा कभी किया जाता है तो इसे बेमिसाल सटीकता, हिम्मत और पूरे नियंत्रण के साथ करना होगा। सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अक्लमंदी से भी। बिल्कुल, जैसा कहते हैं, भारत छेड़ता नहीं पर छेड़ने पर छोड़ता नहीं। लेकिन ये वो छेड़ना होगा जिसके परिणाम सोच से भी परे हो सकते हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर सोचेगा जरूर। अगर कभी ऐसा होता है तो इस पूरे क्षेत्र में शक्ति संतुलन किस तरह हमेशा के लिए बदल जाएगा? और क्या ये जो स्थापित शक्ति का दर्जा है ये अपने साथ कुछ नई, शायद अनचाही वैश्विक जिम्मेदारियां भी लेकर आएगा? If you enjoy the video, don't forget to like, share it with your friends, and subscribe for more awesome content.